देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक 2027 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरा जाए, इस पर समिति ने किया मंथन। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर कई मुद्दों पर रखी बात। हरक सिंह रावत के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेताओं पर हरक सिंह की व्यक्तिगत टिप्पणी मामले में बीजेपी विधायक कदलीप सिंह रावत ने कहा कि हरक सिंह रावत डिप्रेशन में, उनके पास राजनीतिक मुद्दे ही नहीं। धराली आपदा पर जारी है सियासी घमासान। भाजपा नेता कर्नल अजय कोटियाल के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, अब कर्नल की विश्वसनीयता पर खड़े हो रहे हैं सवाल। चंपावत में हुआ बड़ा हादसा। बारात से लौट रही बोलेरो 200 मीटर खाई में गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां चंपावत में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, चंपावत के बागधार क्षेत्र में बारात से लौट रही बोलेरो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रात भर राहत और बचाव अभियान चलाया। कठिन भूभाग के बावजूद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और मृतकों के शव सुरक्षित निकाले गए हैं। आगे बढ़ेंगे जहां धामी सरकार के खिलाफ साजिश। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा अब लगातार जा रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड की धामी सरकार के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, जिससे प्रदेश भर में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा शुरू हो गई है। सरकार के खिलाफ चल रही इस चर्चा पर विपक्ष ने भी तगड़ा जुबानी हमला किया है, जिससे प्रदेश फिर से सियासत में गर्म हो गई है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार भले ही राज्य का चहुमुखी विकास कर रही हो, लेकिन फिर भी सरकार के खिलाफ चल रही अफवाहें खत्म नहीं हो रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही दिल्ली दौरे पर होते हैं, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा जोर शोर से होने लगती है। यानी कोई तो है जो मौका पर सियासी तड़का लगाना चाहता है। इस बार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर गए और प्रदेश में फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, जबकि प्रदेश के भीतर सत्ता पक्ष और पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि सरकार 5 साल चलेगी और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की ही सरकार, माफ कीजिएगा, 2027 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं पर कांग्रेस के नेता ने भी अपना जुबानी हमला बोला है और कांग्रेस के इसी जुबानी हमले से सियासत तेज हुई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हस्त रेखाएं देखी हैं। वे 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, यानी कि राजनीति भी प्रदेश में कुछ हद तक अस्थिरता फैलाने की खबरों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इसके साथ कोई और सफेद पोश हो सकता है जो इसी ताक में है कि कब नेतृत्व परिवर्तन हो और कब उन्हें अपनी बात सच बताने का मौका मिल सके। आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी सेना के जवानों की तरह सुविधा देने के फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आभार प्रकट किया है। आपको बता दें, सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि अर्धसैनिक बलों के सम्मेलन ने उनकी 10 मांगों में से 5 मांगों पर घोषणा करना सीएम धामी की सेना के जवानों के प्रति उनकी कृतज्ञता है, जिससे उनका जोश और जज्बा और ज्यादा बढ़ जाता है। देहरादून में कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने आज प्रेस वार्ता कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। बता दें, उन्होंने बताया कि 2027 से पहले जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर उतरा जाए, इस पर समिति ने मंथन किया है। रावत ने कहा कि कांग्रेस अपने 10 साल के शासन और भाजपा के 15 साल के कार्यकाल का तुलनात्मक मूल्यांकन करते हुए जनता के सामने जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर लगने वाला टैक्स अभी भी यूपी को जा रहा है, क्योंकि यह स्वीकृति भाजपा सरकार के समय दी गई थी। रावत ने स्पष्ट कहा कि विभाजन एक्ट में संशोधन कर यह टैक्स उत्तराखंड को मिलना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस ने तय किया है कि हर जिले से जुड़े स्थानीय मुद्दों को मजबूत ढंग से उठाया जाएगा, ताकि जनता की वास्तविक समस्याओं को राजनीतिक विमर्श में प्रमुखता दी जा सके। टिहरी डैम से विस्थापित लोगों के मुद्दे पर रावत ने कहा कि उन्हें मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए और यह कांग्रेस की प्रमुख मांगों में शामिल होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के संवेदनशील जिलों में
जिम्मेदार और अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति अनिवार्य है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हो सके। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान ओल्ड पेंशन स्कीम पर कांग्रेस ने अपना रुख दोहराया है और रावत ने कहा कि पार्टी इसे लागू कराने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कांग्रेस अपनी आंतरिक खामियों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है और आगामी चुनाव के लिए संगठन को मजबूत बनाया जाएगा। युवाओं, किसानों और सैनिकों के हितों को लेकर पार्टी विशेष अभियान चलाने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इन दिनों अपने बयानों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। आपको बता दें, हरक सिंह रावत द्वारा बीजेपी के तमाम नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही हैं। उनका कहना है कि इन नेताओं का बैकग्राउंड मैं जानता हूं और भाजपा के इन सभी नेताओं के बारे में अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। जिसको लेकर भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत ने पलटवार किया है और कहा कि हरक सिंह रावत डिप्रेशन में है और उनके पास राजनीतिक मुद्दे ही नहीं है। उन्होंने हरक सिंह रावत को सलाह दी है कि वह अपनी बुद्धि का सुधार करें। साथ ही अगर हरक सिंह रावत राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीति की बात करें, ना कि किसी के ऊपर कीचड़ उछालने का कार्य करें। कांग्रेस के संविधान बचाओ नारे के खिलाफ भाजपा ने पलटवार किया है। आपको बता दें, भाजपा नेत्री कमलेश रमन ने कहा है कि पिछले 10 सालों से कांग्रेस संविधान बचाओ की रट लगाए बैठी है, जबकि यही कांग्रेस बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान करती आई है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों को वोट बैंक समझा है। तो आपको बता दें, भाजपा ने पलटवार किया है कांग्रेस पर। उन्होंने कहा है कि जबकि यही कांग्रेस बाबा राव भीम सिंह अंबेडकर का अपमान करती आई, कांग्रेस ने हमेशा दलितों को वोट बैंक समझा है। भाजपा नेत्री कमलेश रमन ने कहा कि पिछले 10 सालों से कांग्रेस संविधान बचाओ की रट लगाए बैठी है। कांग्रेस के संविधान बचाओ नारे के खिलाफ भाजपा ने पलटवार कर दिया है। भाजपा नेत्री कमलेश रमन ने कहा है कि पिछले 10 सालों से कांग्रेस संविधान बचाओ की रट लगाए बैठी है, जबकि यही कांग्रेस बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान करती आई है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों को वोट बैंक समझा है। आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल के बीते दिनों धराली पर दिए गए बयान के बाद राजनीति अब गर्मा गई है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कर्नल कोठियाल द्वारा केदारनाथ में किए गए कामों से प्रभावित है। वह उनकी बातों को गंभीरता से लेती है, लेकिन जिस तरह एक सेमिनार में उन्होंने पहले धराली में 147 लोगों के दबे होने की बात कही और उनकी इस बात से जब भाजपा असहज होती हुई नजर आई तो उनसे एक स्क्रिप्टेड बयान दिलवा दिया। इस बयान में अब वे कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन अब सवाल कर्नल की विश्वसनीयता पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन्हें ऐसा बोलने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर कर्नल कोठियाल यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि उन्हें यह आंकड़ा कहां से मिला। साथ ही धस्माना ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही धराली आपदा को लेकर सरकार पर लगातार सवाल खड़ी करती आ रही है कि आखिर सरकार ने उनके लिए क्या किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कर्नल अजय कोठियाल, उनको हम राजनीति से ऊपर और राजनीति से अलग मान करके जो उनकी निष्ठा, जो उनका केदारनाथ आपदा के बाद केदारनाथ के पुनर्निर्माण में जब कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में भी और राज्य में भी जब कांग्रेस की सरकार थी और उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी केदारनाथ के पुनर्निर्माण की दी थी और जिस निष्ठा के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने केदारनाथ जी में काम किया, हम उनको उसी स्वरूप में देखते हैं। 29 नवंबर को ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में आपदा प्रबंधन पर आयोजित सेमिनार वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट में मेरे द्वारा ग्राउंड स्टडी और अपने संपूर्ण अनुभव के आधार पर विचार रखे गए। यह एक एजुकेशनल फोरम था जहां पर मैंने करीब 10 मिनट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार रखे। इसमें मैंने चाइना थ्रेट, वाइब्रेंट विलेज, प्रथम गांव,
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचार, धराली में किस प्रकार से पुनर्निर्माण होना चाहिए के बारे में बोला। यह स्थान कोई पॉलिटिकल मंच तो था नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस संपूर्ण बातचीत से कैसे पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही है। कल तक जिस कांग्रेस के लिए मैं आलोचना का पात्र था, आज वही कांग्रेस मुझे हीरो बनाकर अपना पॉलिटिकल फायदा लेना चाहती है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सतीश का रुख कर लेंगे। सतीश, देखिए जिस तरीके से धराली आपदा पर अब सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, ऐसे में जनता के मन में ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कर्नल अजय कोठियाल ने पहले तो आरोप लगाया और उसके बाद खुद ही, जैसा कि कांग्रेस का कहना है, स्क्रिप्टेड बयान बीजेपी ने पकड़ा दिया, वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जनता के मन में ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर धराली में जो इतनी भीषण आपदा आई थी, उसको लेकर अब सरकार क्या कर रही है। देखिए, मैं बात करूं धराली आपदा की, क्योंकि कर्नल कोठियाल वो हैं जिन्होंने केदारनाथ आपदा में काफी जो है सहयोग किया था सरकार का। तब वो जो है आर्मी में थे, तब वो रिटायर नहीं हुए थे, तो उनके पास पूरा जिम्मा सौंपा गया था 2013 की आपदा में केदारनाथ पुनर्निर्माण का। तो वही इस समय भी देख रहे हैं कि धराली जब आपदा आई थी, धराली आपदा में जो है, धराली आपदा के बाद लगातार ये चल रहा था कि वहां पे काफी लोग दबे हुए हैं, काफी लोगों का आंकड़ा निकलेगा। जबकि अभी सच कर्नल कोठियाल ने भी कहा था, कुछ दिन पहले बयान आया था कर्नल कोठियाल का कि 147 लोग दबे हुए हैं, आर्मी वालों ने अपने 7 लोग निकाल दिए, लेकिन अभी तक जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे यहाँ का डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कर रहा है। क्योंकि सब ये भी सवाल खड़े आम पब्लिक के बीच में भी सवाल हैं और जो प्रशासन है उसमें भी सवाल खड़े हैं कि ये जो 147 लोग से ज्यादा जो दबे हुए हैं, उनमें से अभी तक एक नहीं निकला, क्योंकि आर्मी अपने जो 7 लोग दबे हुए थे उनको निकाल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो कि हमारा प्रदेश का डिजास्टर मैनेजमेंट है, जिसके लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन अभी तक एक भी डेड बॉडी नहीं निकाली गई है और अभी तक कुछ भी नहीं निकला वहां का धराली आपदा का। लेकिन इसी पे सवाल पहले कर्नल कोठियाल ने उठाए और लगा जो है जायज था सवाल उठाना, लेकिन अब वो सरकार में है तो सरकार में थोड़ा उन्होंने अपना बयान बदल दिया। तो उसमें जैसे ही कांग्रेस ने निशाना साधा आम पब्लिक के में ये फैला कि कर्नल कोठियाल ने भी सवाल उठा दिए, क्योंकि वो केदारनाथ पुनर्निर्माण में काफी सहयोग किया उन्होंने। तो वैसे ही जो है उन्होंने बयान बदल दिया। आज वो ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस मेरे बयान पे सियासत पे कर रही है। तो ये बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हाँ, ये सवाल हकीकत है, पूरे जनता के मन में है, पूरे प्रदेश के मन में है कि धराली आपदा में जो लोग दबे थे वो निकले क्यों नहीं। जी, लेकिन राजनीति तो इस पूरे मामले पर होती रहेगी सतीश, लेकिन सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि धराली में आपदा आई, उसके बाद अब सरकार के पास वहां के पुनर्निर्माण के लिए क्या रोड मैप है? क्या सरकार कुछ करती हुई नजर आ रही है या नहीं? कोई रोड मैप सरकार ने, कोई रोड मैप, कोई विजन सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगभग 2-3 महीने हो गए, इतने महीनों के बाद भी अभी तक वहां से डेड बॉडी तक नहीं निकली अभी तक वहां। क्योंकि जो अब जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का काम था, वो डिजास्टर मैनेजमेंट बिल्कुल सुनना पड़ा हुआ है, कोई सामने नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा दुखद यह है कि हाँ, 5 लाख रुपए देंगे, 7 लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, ये बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन ये अभी तक सामने नहीं आया कि विजन क्या है सरकार का। क्योंकि सबसे बड़ी बात विजन आती है कि विजन पुनर्निर्माण के लिए विजन कुछ सामने आ ही नहीं रहा है, क्योंकि विजन सबसे बड़ी चीज होती है कि विजन उनको वहां से विस्थापित करना है या नहीं करना है, ये कुछ भी विजन सामने नहीं आ रहा है। अभी खाका बनेगा, केंद्र सरकार जाएगा, केंद्र सरकार के खाता बन के आएगा, फिर कितना शिफ्ट करना है, कितना नहीं करना है, क्योंकि प्रदेश छोटा प्रदेश है, छोटे प्रदेश में ये स्थितियां हैं। पहाड़ी प्रदेश है, इतनी बड़ी स्थितियां हो जाती हैं, धराली आपदा आ जाती है, फिर केदारनाथ आपदा आ जाती है, फिर ये अपने पौड़ी में थराली में आपदा आ जाती है। तो मतलब जो होता है, जो एक विजन होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, वो सामने नहीं दिखता है, बहुत मुश्किल आ जाती है। जैसे ही बारिश का सीजन आता है, सरकार के हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से पहले की तैयारियां तेज हो गई है। इस प्री एसआईआर चरण में प्रत्येक मतदाता तक पहुंच, समन्वय और संवाद अभियान पर विशेष जोर देते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आगामी पुनरीक्षण के दौरान
किसी भी मतदाता को असुविधा न हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि आयोग अब तक 11 बार SIR करा चुका है और उत्तराखंड में पिछला SIR वर्ष 2003 में हुआ था। इस बार प्रदेश की वर्तमान मतदाता सूची की 2003 की सूची से BLO ऐप के जरिए मैपिंग की जाएगी। लगभग 40 वर्ष तक की आयु के सभी मतदाता जिनके नाम 2003 की सूची में दर्ज थे, सीधे मिलान किए जाएंगे, जबकि 40 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे मतदाताओं की प्रोजनी आधारित मैपिंग माता पिता या दादा दादी के नाम से की जाएगी। 2003 की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट्स यानी BLA तत्काल नियुक्त करें, क्योंकि 11,733 बूथों के मुकाबले अभी केवल 4,155 BLA ही तैनात हैं। साथ ही सभी जिलों में हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है ताकि मतदाताओं को आवश्यक सहायता तुरंत मिल सके। देहरादून में हाल ही के दिनों में पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई से अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है। आपको बता दें, चाहे वायरल वीडियो का मामला हो, मारपीट की घटना हो या नशा तस्करी, पुलिस हर छोटी सूचना पर तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रही है। बिंदाल पुल और मद्रासी कॉलोनी जैसे संवेदनशील इलाकों में अब शिकायतें अब कम हो गई हैं। SP सिटी प्रमोद कुमार के मुताबिक ANTF, SOG और थाना पुलिस के संयुक्त टीम वर्क और ऑपरेशन कालनेमी जैसे अभियानों के चलते कई लोगों का सत्यापन हुआ, कई FIR दर्ज हुई और कई बांग्लादेशियों को जेल भेजने व डिपोर्ट करने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही पुलिस कॉलेजों में छात्रों के ब्लड सैंपल लेकर व उनसे नशा मुक्ति के शपथ पत्र भरवाकर नशा नियंत्रण की दिशा में सख्त कदम उठा रही है। साथ ही किसी भी वायरल वीडियो में मारपीट या उपद्रव का मामला सामने आते ही FIR की कार्रवाई तुरंत की जाती है। बाहरी लोगों की आवाजाही वाले मिक्स्ड पॉपुलेटेड क्षेत्रों में भी व्यापक सत्यापन अभियान जारी है, जहां ICJS, नेटग्रिड और अन्य टूल्स का उपयोग कर संदिग्धों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और सामने आते ही तत्काल विधिक कार्रवाई की जा रही है। रुड़की में 6 दिसंबर को शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस अब सतर्क नजर आ रही है। आपको बता दें, पिरान कलियर में भारी पुलिस बल के साथ दरगाह क्षेत्र बेटपुर चौक से पीपल चौक तक फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान होटल, गेस्ट हाउस और रैन बसेरों में सघन चेकिंग की गई। वहीं डॉग स्क्वाड टीम ने भी संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान SP देहात शेखर चंद्र सुयाल और CO मंगलौर ने सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया और बताया कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनता से सहयोग की अपील की है। आज ज्यादा जानकारी के साथ रुड़की से संवाददाता वीरेंद्र चौधरी का रुख कर लेंगे। वीरेंद्र, 6 दिसंबर को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अब पुलिस सतर्क नजर आ रही है। क्या कुछ खास व्यवस्थाएं वहां पर की गई है सुरक्षा के मद्देनजर? जी फातिमा, अगर बात की जाए रुड़की क्षेत्र में जो 6 दिसंबर का जो पर्व आने वाला है, इसी को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तरह से एक व्यवस्था रख रखी है। सुरक्षा व्यवस्था के नजर फ्लैग मार्च निकाला और चारों तरफ चप्पे चप्पर पुलिस ने अपना एक नेटवर्क बिछा रखा है, जिससे कोई इस पर अप्रिय घटना ना हो। पुलिस का कहना है, SP देहात का जो हमारे बात की, SP देहात का कहना है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न होने के कारण न हो, किस कारण हमने यहाँ से फ्लैग मार्च निकाला और इसी को देखते हुए यहाँ से जो पुलिस है चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। और पिछले 5 वर्ष पहले 6 दिसंबर को एक यहाँ कैजुअलिटी हो गई थी, जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसको देखते हुए पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। जी फातिमा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, रुड़की में 6 दिसंबर को लेकर अभी से ही पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र से बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। ग्राम शहीद वाला ग्रांट में सरकारी भूमि पर बनाए गए अवैध मजार को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हटवा दिया है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन लगातार सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को मुक्त करा रहा है। SDM भगवानपुर देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि शहीद वाला ग्रांट में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मजार का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया था। प्रशासन ने संबंधित पक्ष को पहले विधिवत नोटिस जारी किया था। नोटिस के बाद आज राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में आरोपी द्वारा स्वयं ही अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
देहरादून में उस समय सनसनी फैल गई जब लाडपुर के घने जंगल क्षेत्र में एक युवक का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें, सुबह जंगल में घूमने पहुंचे लोगों ने एक युवक को संदिग्ध हालत में पड़ा देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी है। देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस और फॉरेंसिक टीम की गतिविधियों से घिर गया। मौके पर पहुंची दून पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए शव की जांच शुरू की है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी घटनास्थल पर जुटे हैं, जो मौके से मिले सबूतों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। युवक की पहचान को लेकर पुलिस काम कर रही है, जबकि शुरुआती तौर पर मृत्यु के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर दहशत का माहौल है और तरह तरह की चर्चाएं भी दबे स्वर में शुरू हो गई हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वैज्ञानिक जांच बेहद जरूरी है। मौके से मिले सुरागों और डिजिटल एविडेंस की मदद से पुलिस घटना की पूरी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। दून पुलिस ने आश्वस्त किया है कि मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक इनपुट और सीसीटीवी फुटेज की जांच के आधार पर पूरी घटना की सच्चाई सामने लाई जाएगी। वहीं क्षेत्र में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है, ताकि लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर भरोसा बनाया जा सके। और फिलहाल के लिए उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।